हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो सीरीज़ हमने शुरू की थी, ये उसका तीसरा वीडियो है। इसके पहले इसी चैनल पर इसके 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल में जीके जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको जीके जीएस बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी चाहिए। अगर आप जीके जीएस को बहुत अच्छे तरीके से कवर नहीं करेंगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए इस सीरीज़ को शुरू किया है। अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर आरपीएफ कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस में और एसएससी जीडी में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इस सीरीज़ के माध्यम से जब तक आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको हर दिन एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। हर वीडियो में हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस को डेली देखेंगे और जहां पर डिटेल में टॉपिक को देखने की ज़रूरत होगी वहां साथ साथ में हम डिटेल को भी कवर करेंगे। और ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे प्रश्न रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और इसमें 2024 में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। और आपको पता है कि टीसीएस अपने पुराने पूछे गए प्रश्नों को बार बार रिपीट करती है और आपको पता है कि टीसीएस ही इस बार आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी प्रश्नों को आप ठीक से कवर कर लीजिएगा। हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्क बांध का उदाहरण है? तो इनमें से इडुक्की बांध एक आर्क बांध का उदाहरण है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाया गया है और पेरियार नदी केरल में बहने वाली एक नदी है। इसके अलावा ये कुछ बांध आपको याद रखना जरूरी है। सबसे पहला बांध है भाखड़ा नांगल बांध और ये पंजाब में सतलज नदी पर बनाया गया है। दूसरा बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह गंगा नदी पर या भागीरथी नदी पर बनाया गया है उत्तराखंड में। तीसरा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। ये चंबल नदी पर बनाया गया है और ये राजस्थान में अवस्थित है। अगला बांध है इंदिरा सागर बांध। यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है और यह भी चंबल नदी पर बनाया गया है। इसके बाद सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है और यह गुजरात में अवस्थित है। अगला बांध है उकाई बांध। उकाई बांध को तापी नदी पर बनाया गया है और यह भी गुजरात में अवस्थित है। अगला बांध आपको याद रखना है इडुक्की बांध। इडुक्की बांध केरल की पेरियार नदी पर बनाया गया है और यह एशिया का पहला आर्क बांध है। और इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व का तीसरा आर्क बांध कौन सा है? तो विश्व का तीसरा आर्क बांध भी इडुक्की बांध है। अगला बांध है मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध कर्नाटक के कावेरी नदी में बनाया गया है। इसके बाद अगला बांध है नागार्जुन सागर बांध। यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला बांध है हीराकुंड बांध। यह भारत का सबसे बड़ा या भारत का सबसे लंबा बांध है। इसके अलावा आपको तिलैया बांध भी याद रखना है। यह झारखंड में अवस्थित है और यह बराकर नदी पर बनाया गया है। एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारे बांध आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी बांध एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, काठियावाड़ का शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है? तो काठियावाड़ का शिलालेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाना जाता है? तो इनमें से चरक गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम है चरक संहिता। इसके अलावा पाणिनि की बुक का नाम है अष्टाध्यायी, ये भी आपको याद रखना है। सुश्रुत की बुक का नाम है सुश्रुत संहिता, ये भी आपको याद रखना है। और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। चौथा प्रश्न है, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो अगर आपसे मात्रा के संदर्भ में पूछे तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है बैकाल झील। बैकाल झील रूस में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछी जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील।
5वां प्रश्न है नवकलेवर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नवकलेवर रथ यात्रा का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? तो आप सबको पता है कि नवकलेवर उड़ीसा के पुरी नामक स्थान में आयोजित किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी पुरी। और इसमें एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि नवकलेवर अनुष्ठान में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाओं को किससे बनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि इन तीनों की प्रतिमाओं को नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। 6वां प्रश्न है हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश 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 से सोना लाते थे। बताना है कि हड़प्पा के लोग भारत की कौन सी जगह से सोना लाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भारत के कर्नाटक राज्य से सोना लाया करते थे। इसके अलावा वह ईरान और अफ़गानिस्तान से सोने का आयात किया करते थे। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। 7वां प्रश्न है उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो उस्ताद अकबर अली खान का संबंध था सरोद से, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है? तो इनमें से खर्ची पूजा नाम का त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। इनमें से वांगला मेघालय में मनाया जाता है, कांग चिंगवा मणिपुर में मनाया जाने वाला त्यौहार है और बिहू आप सबको पता है असम में मनाया जाता है। 9वां प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत के लिए प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों का प्रावधान किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी भाग 9। अब देखिए संविधान के भागों से संबंधित कई प्रश्न आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार हम सभी प्रमुख भागों को देख लेते हैं। संविधान के भाग 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। भाग 4 का मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किए गए थे। भाग 5 संबंधित है संघ सरकार से। भाग 6 संबंधित है राज्य सरकार से। भाग 7 को निष्कासित कर दिया गया है, संविधान में अब ये शामिल नहीं है। भाग 8 संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से यानी यूटीज से। भाग 9 संबंधित है पंचायत से। भाग 9 का संबंधित है नगर पालिका से। भाग 9 का खा संबंधित है सहकारी समितियों से। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का जिक्र किया गया है। भाग 15 में चुनाव का। भाग 17 में आधिकारिक भाषाओं का। भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का और भाग 20 में संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है। 10वां प्रश्न है बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो इनमें से अजय रात्रा को बीसीसीआई ने पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के किस जन आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई? तो इनमें से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी। आप सबको पता है दांडी मार्च नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी मार्च या दांडी यात्रा भी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को और इसे समाप्त किया गया था 6 अप्रैल 1930 को। इसमें गांधी जी के साथ लगभग 78 या 80 लोगों ने 240 मील की यात्रा की थी और दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। 12वां प्रश्न है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी मई 2016 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और इसका उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को फ्री में एलपीजी कनेक्शन देना। 13वां प्रश्न है कर्क रेखा है, तो आपको बताना है कि कर्क रेखा इनमें से किस अक्षांश पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है।
इन सभी अक्षांशों को आपको याद रखना है। 0 डिग्री को कहा जाता है भूमध्य रेखा या इसे ही विषुवत रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ को यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। इसके अलावा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। ये 5 अक्षांश आपको याद रखने हैं, परीक्षा में इन्हीं अक्षांशों को पूछा जाता है। 14वां प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनमें से ज्योति आत्रे माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। इनकी उम्र 55 साल है और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये किस राज्य से संबंधित हैं तो ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। 15वां प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 112 में। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ये प्रश्न भी आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द लिखा गया है।